चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई की। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ना सर, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 4। चैप्टर 4 जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी। फर्स्ट पार्ट वाज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में 3 सेक्शन है, 12, 13, 14। वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिर्फ एक ही सेक्शन है एंड इट इज 15। ठीक है। अब देखिए, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है तो 15(1) कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, शॉर्ट में चलेगा VOS, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब जिस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि एड वैलोरम है तो टैक्स वैल्यू के ऊपर लगेगा। तो वैल्यू डिटरमाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सेक्शन है ना। शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज प्राइस। तो ये आपकी भाई साहब ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब सर, अगर मान लो गुड्स है तो जिस रेट में मैंने आपको बेची, सर्विस है जो आपने मेरे को पैसे दिए। लेकिन ध्यान दीजिए, कंडीशंस भी है। कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये है कि जो पेमेंट हुआ है, ठीक है, वो पार्टीज एक तो रिलेटेड नहीं है और दूसरा प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। तो कंडीशंस क्या है बच्चों? पार्टीज आर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। मतलब ये कि अब रिलेटेड पार्टीज है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और या फिर कोई कंसिडरेशन इज इन एनी अदर फॉर्म, कंसिडरेशन किसी और फॉर्म में है, किसी और स्वरूप में है, तो भैया वो कंसिडरेशन भी इंक्लूड होगा। ठीक है, मैंने आपको कोई सर्विस दिया, आपने मेरे को उसका फीस दिया और देयर इज नथिंग एल्स, तब तो ये लगेगा। लेकिन अब मान लो मैंने सर्विस दिया, आपने मेरे को फीस दिया और आपने साथ में मेरा कोई और काम भी कर दिया, तो हो सकता है ना मैंने फीस कम चार्ज किया हो इसलिए क्योंकि आप मेरा कोई और काम भी कर रहे हो, तो वो भी जुड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये समझो कि अगर पार्टीज अनरिलेटेड है एंड कंसिडरेशन में कुछ और नहीं है, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू इज सोल कंसिडरेशन, सिर्फ वही कंसिडरेशन है। इन दैट केस वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंपली ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। सर, एक बार सेक्शन को देख लेते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। 15(2) कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीज इंक्लूड होगी? सो फर्स्ट पॉइंट है एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस अदर देन दिस एक्ट, SGST, UTGST, IGST। तो बच्चों, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल इंक्लूड all taxes except GST। सिर्फ कोई भी टैक्स, ड्यूटी, फीस, सेस by whatever name called, that will be added except any tax levied under this act, that is CGST,
और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और आई, मतलब जीएसटी छोड़ दो ना भाई, बाकी टैक्स इंक्लूड होगा। तो अब जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, से 1 करोड़ का इंपोर्ट किया मैंने, जैसे इंपोर्ट किया गुड्स कस्टम स्टेशन पे आई, कस्टम्स लग गया उस पे 10% बीसीडी, 1 करोड़ पे 10 लाख। अब मान लो उस आइटम पे 18% जीएसटी है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी एज वेल। अब 18% काय पर लगेगा, 1 करोड़ पे या 1 करोड़ 10 लाख पे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल इंक्लूड ऑल टैक्स, ड्यूटी, फीस, सेस, व्हाटएवर नेम, राइट। तो आंसर इज वेरी क्लियर कि सर 18% 1 करोड़ 10 लाख पे लगेगा। ठीक है, कोई और टैक्स लग गया, ठीक है, देयर कैन बी डिफरेंट टैक्सेस, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो टैक्स इंक्लूड होगा, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, एनीवे, लेकिन जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। सर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स में और जुड़ेगा क्या, एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे in relation to such supply but which has been incurred by the recipient and not included in price। सर बहुत गंदा लैंग्वेज है, देखिए, एनी अमाउंट विच सप्लायर इज लाइबल टू पे बट amount is actually paid by recipient and such amount is not included in price। तो बेटा देखो, अगर कोई सप्लायर है और वो सप्लायर को कोई अमाउंट पे करना है, राइट, सपोज मैंने आपको कोई सर्विस दिया, अब मान लीजिए पढ़ाई रहा हूं, सप्लायर में हूं, अब बिजली का बिल किसको देना है, मेरे को देना है ना, ये तो बोलोगे। नाउ सप्लायर इज लायबल टू पे बट अमाउंट इज एक्चुअली पेड बाय रिसिपिएंट। तो मैंने कहा ऐसा है, मेरे को फीस मत दो, मेरा बिजली का बिल भर दो, वो मैं एडजस्ट कर दूं आपकी फीस में, आपने ऑनलाइन पेमेंट मार दी, भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना। अरे वो फीस ही तो थी, डायरेक्टली उधर से आ गई। सर दिस अमाउंट कैन बी रिलेटेड टू दैट सप्लाई और नॉट रिलेटेड टू दैट सप्लाई, अनरिलेटेड भी हो सकता है और रिलेटेड भी हो सकता है। सपोज करो मैंने आपको फर्नीचर बेचा, लेट अस से एक बेड बेचा, बेड मतलब जिस पे लोग पड़े रहते सो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब वो बेड जो था वो जिस समय सेल किया रेडी नहीं था, उस पे अभी थोड़ा काम बाकी था, पर आपको डिजाइन विजाइन अच्छी लगी और मैंने आपको बताया कि आगे कैसे दिखेगा ये, तो मतलब रेडी था पर कुछ काम बाकी था, बिक गया। देन उसमें जो बंदा काम कर रहा था, ठीक है, पॉलिश वॉलिश किया किसी ने लाइक दैट, अब वो पैसा मेरे को देना है उस आदमी का, बेड तो मैं आपको रेडी करके दूंगा, बट व्हाट आई डिड कि वो पैसा आपसे दिलवा दिया। सो दिस काइंड ऑफ अमाउंट विल डेफिनेटली बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट सर, सी पॉइंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल इंक्लूड, और क्या इंक्लूड करोगे, तो कह रहे इंसिडेंशियल एक्सपेंस इंक्लूडिंग कमीशन और पैकिंग,
charged by supplier to the recipient and any amount charged for anything done by supplier for supply before delivery, कुछ भी अगर कर रहा है तो बच्चों incidental expense charged by supplier from recipient for anything done before supply of goods oblique service, including commission and क्या था बच्चों, पैकिंग। सर समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हम चीजों पे जो इनवॉइस बना रहे हैं वो कुछ ऐसे बना रहे हैं जिसमें हम अलग अलग अमाउंट्स चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको एक इनवॉइस बना के दिखाऊं। सपोज दिस इज एन इनवॉइस और यहाँ पे ऊपर नाम वाम जीएसटी वीएसटी वो सब जनरल इन्फो छोड़ो, इनवॉइस पे डेट डाल देते हैं 16 अगस्त 23। ओके, अब क्या बेचूं? तो आज हम लोग बेड बेच रहे हैं। बेड मतलब सो जाओ। कोई नहीं सर, अब देखिए एक ना बेड बेचा है, हिंदी में क्या बोलेंगे? अरे छोड़ो ना यार, HSN कोड लिख देंगे इसका, मुझे नहीं पता क्या कोड है तो मैंने HSN वर्ड लिख दिया। अब सपोज मेरा शॉप है, आप मेरे पास बेड खरीदने आए, मैंने आपको दिखाया और सर मान लो 25,000 रुपए में मैंने आपको बेड बेचा, 25,000, और मैं आपके घर भिजवा के दूंगा। ये मेरी बात तय हुई, आपने पता मैंने पूछ लिया कहाँ भिजवाना है, कल को आप बोलो चेन्नई जाना है तो अभी क्या कि पहले पूछ लिया कहाँ जाना है, ज्यादा दूर नहीं था, मैं तैयार था कि ठीक है मेरा बंदा भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। और लेट अस सपोज कि इस आइटम पे मान लो 28% जीएसटी है, मान लिया। अब मैंने क्या करा बच्चों, 15,000 का बिल बनाया और 10,000 रुपए पैकिंग चार्जेस लगा दिए और 25,000 रुपए का बिल बना दिया और 15,000 पे 28% जीएसटी लगाया और 10,000 पे 18% लगाया। ये तो पैकिंग है, सर्विस है, ये गुड्स है, इस पे 28 का रेट है मान लो, इसका HSN अलग होगा बेटा। वैल्यू ऑफ सप्लाई विल इंक्लूड ऑल इंसिडेंशियल एक्सपेंस चार्ज बाय सप्लायर। तो ये देखो मैं आपको चार्ज कर रहा हूं ना, ऑल इंसिडेंशियल जो कि सप्लाई से पहले किए गए एक्सपेंस, चाहे वो पैकिंग है, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो जे है, चाहे वो है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अभी हमने किसी बच्चे को पढ़ाया, हमने कहा यार देख भाई देख तेरा ट्यूशन फी विल बी 10,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज विल बी 5,000, अदर सर्विस चार्ज विल बी 4,000, बुक्स का चार्ज विल बी 6,000, ऐसे करके हम उसको बिल बना के दे रहे हैं। तो वो कह रहे ई ना चोलवे, मतलब बोले सब जोड़ लेंगे, बोले जो तुम्हारा जितना टोटल आ रहा है ना, जो सब ट्यूशन फीस है, जो ड्रामेबाजी बंद कर दो। समझ गए बात को? सर ऐसे तो आदमी ब्रेकअप कर लेगा ना बिल का। भाई मैंने आपको कोई चीज बेची, कोई सर्विस दिया, 20,000 रुपए तय हुए, अब आपने तो 20 देने हैं, मैंने 20 लेने हैं, अब उसका नाम कुछ भी रख लो, ठीक है, मेरी आपसे फीस मान लो 20,000 तय हुई, अब बेटा नाम कुछ भी रख लो, मैंने ट्यूशन फी में 1 रुपया लिया और 19,999 रुपए डिफरेंट अलग अलग हेड में ले लिए, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपने तो उतने देने, मैंने उतने लेने। तो वो कह रहे हैं ये सब बंद करो तुम, क्या है ये? बोले सब जोड़ेगा, सब वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तुम बहुत होशियार हो, हमें पता है। अरे मारा,
तो आप देख रहे हैं कानून इज वेरी खतरनाक। बोले ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़, और बताओ। तो कह रहे हैं अभी और बताएंगे हम। सर जी सेक्शन 12 और 13 का लास्ट सब सेक्शन 6 वाला याद है? इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। तो वैल्यू में तो जोड़ के लाओ, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट। देखो उसका टाइम ऑफ सप्लाई रिसिप्ट बेसिस पर है, वो बिल्कुल क्लियर बात है कि हाँ सर इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। लाइट जल रही है? हाँ, बताते रहा। तो उसका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना बच्चों, वो वैल्यू में जोड़ेगा और टाइमिंग का 12-13 सेक्शन में चलेगा। तो जोड़ना चाहिए सर, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और बताओ, बोले और ले लो। 5 नंबर बेटा, सब्सिडी। सर सब्सिडी अगर आपको उससे रिलेटेड मिल रही है वैल्यू ऑफ सप्लाई से, विच इज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, एक्सक्लूडिंग, सर एक्सक्लूडिंग क्या था याद है? सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट, बस लोकल अथॉरिटी नहीं, वो जुड़ेगी। केवल सेंट्रल और स्टेट के सब्सिडी छोड़ेंगे। सर सपोज वंस अगेन मैंने आपको पढ़ाया और आपसे मैंने फीस चार्ज किया, लेट अस से 10,000 रुपए आपने दिए और 10,000 रुपए ही पर स्टूडेंट सपोज करिए मेरे को किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने दे दिए। सर एक बच्चा आया मेरे पास पढ़ने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के थ्रू और कहते हैं भाई साहब कुछ डिस्काउंट कर दो इसको, ये बात वो बात, तो कुछ पैसे मैंने कम करे, ठीक। फिर कुछ उन्होंने उस स्टूडेंट से मेरे को डायरेक्टली दिलवाए और कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने कराए सब्सिडी, ठीक है। लेटेस्ट से 30,000 है फीस, एग्जाम्पल है, और 3 लोग हो गए, मैं, वो स्टूडेंट और वो चैरिटेबल, तो 3 हिस्सों में 30,000 बांटे, तो 10,000 तो फीस कम करी, अब बची 20 में 10 दिए उस बच्चे ने और 10,000 दिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने मेरे को डायरेक्टली सब्सिडी के नाम पे, डन। अब मेरे को ये बताओ इतना पढ़ने के बाद जीएसटी कितने अमाउंट पे लगेगा? 30 पे, 20, 10, सब क्यों लगेगा? यहां तो चैरिटी हो रही है। तो क्या आंसर है बोलो? अरे बोलो भाई। सर 20 देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू 10, सब्सिडी इंक्लूड 10 और 10 जो मैंने कम करा उस पे नहीं लगेगा भाई, वो तो कंसिडरेशन मिला ही नहीं। देखो यहां पर ये सब पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है, घुमा के फिरा के इधर से उधर से आ रहा है। सो ऑल दैट इज टू बी इंक्लूडेड। सो दे मेरे प्रोविजन की नहीं भैया ठीक है, हम ये सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे, नहीं तो लोग बचने के रास्ते ढूंढ लेते हैं, बचाव कर लेते हैं। तो टैक्स इंक्लूड होगा जीएसटी छोड़ के। सर अगर कोई अमाउंट जो कि सप्लायर इज लाइबल टू पे बट इट इज एक्चुअली पेड बाय रिसिपिएंट एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस, अब प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड है तो दोबारा थोड़ी जोड़ोगे। सर तीसरा अमाउंट है कि जहां पर कोई हम एक्सपेंस के नाम पे चार्ज कर रहे हैं, सर बिल का हमने ब्रेकअप कर दिया कि ये पैसा इस चीज का, ये इस चीज का, ये इस चीज का, तो वो सारा ब्रेकअप एडअप हो जाएगा। ये सब ड्रामेबाजी मत करो, क्लियर है? और इवन अगर कोई अमाउंट कहीं और से मिल रहा है सप्लायर को डायरेक्टली,
ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो सर ये आपका है 15 सेक्शन सबसेक्शन 2। सर ये नॉर्मल था, ये चीजें इंक्लूड कर दी तो थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। अब 15(3) आप गैस करो क्या हो सकता है? सर एक्सक्लूजन्स, 2 में उन्होंने कहा ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा, तो 3 में उन्होंने कहा ये छूटेगा ये छूटेगा, बस। और कितनी बार बोलोगे? जुड़ेगा तो 5 बार, छूटेगा तो 2 बार। सर जी एक्सक्लूजन्स है, आश्चर्य नहीं होता सुनकर कि एक्सक्लूजन्स भी हो सकते हैं? तो सर डिस्काउंट एक्चुअली, एंड डिस्काउंट विल बी एक्सक्लूडेड। तो अभी जैसे एग्जांपल लिया 30,000 फीस था और 10,000 का हमने डिस्काउंट दिया उसको, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 20 ना सर, फिर 30 पे टैक्स नहीं पड़ेगा, 20 पे पड़ेगा, तो वो डिस्काउंट एक्सक्लूड होगी। लेकिन वो डिस्काउंट क्या है कि रिकॉर्ड होनी चाहिए प्रॉपरली, उसका सर क्रेडिट नोट इशू होना चाहिए, वो चीजें हैं। तो देखिए अभी मैं उसकी डिटेल्स में और नहीं जा रहा हूं, एक्सक्लूजन्स में मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले इतना कवर अप कर लूं, ठीक है। लिस्ट में मतलब मैं अगर कंप्लीट करूं तो 15(3) एक्सक्लूजन्स हैं और बेसिकली डिस्काउंट है, बट राइट नाउ आई एम नॉट कवरिंग दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ 15(4) कहता है कि अरे if value of supply cannot be determined as per subsection 1, in any case suppose ये वैल्यू पता ही नहीं लग रही, तो बेटा if value of supply cannot be determined as per subsection 1 बेसिक है, 2 3 तो उसी में ऐड और लेस है सर। 1 बेसिक है, 2 ऐड होगा, 3 लेस होगा, बट सपोज कहीं 1 ही नहीं लग पा रहा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पता ही नहीं लग रहा, तो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई टू बी कैलकुलेटेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो उसका कह रहे हम रूल्स बनाएंगे, उसके छोड़ थोड़ी देंगे उसको। सर कोई ऐसा केस है, अल्ट्राटेक सीमेंट याद है, मैंने 10 करोड़ का खरीदा, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई बिल नहीं, कुछ नहीं, सब गायब, सीमेंट भी गायब, पैसे भी गायब, बिल भी गायब, कुछ नहीं है, पकड़ लिया उन्होंने। अब मैंने कितने का बेचा? मैं कह रहा भाई 10 करोड़ का माल 2 करोड़ में बिका। तो वो कह रहे हैं ठीक है इनवॉइस दिखाओ, रिकॉर्ड दिखाओ, अरे वो तो है नहीं। तो हाउ विल द वैल्यू विल बी डिटरमाइंड? टैक्स तो उसी पे लगेगा ना, तो इट इज डिटरमाइंड, इट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। तो रूल्स के आधार पर लगेगा और वो चलेगा बच्चों। उसके बाद एक सबसेक्शन 5 है, और सबसेक्शन 5 कहता है वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट will be determined in such manner as prescribed. तो notified supplies to be valued as per prescribed rules. तो यहां पे गवर्नमेंट ने पार अपने पास रख लिया कि वो कुछ सप्लाई को वो करेंगे, सर वो से मतलब कि नोटिफाई करेंगे, और वो बताएंगे कि
कैसे चलेगा, किस तरीके से उसकी स्टोरी होगी। ओके, तो कुछ चीजें नोटिफाई करेंगे, बट अभी राइट नाउ आई एम नॉट कवरिंग दिस थिंग, इसमें ज्यादा मैं कवर कर भी नहीं पाऊंगा। देखिए सर 15(4) इज की अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकल रहे ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो प्रिस्क्राइब्ड मेथड होगा। 15(5) इज की जो गवर्नमेंट को ठीक लगता है कुछ स्पेसिफाइड सप्लाई के केस में, वो नोटिफाई कर सकते हैं उसका वैल्यू कैसे डिटरमिन होगा। और ये एक्सक्लूजन है, बाकी इंक्लूजन्स तक अभी हम लोग अगर देख लें तो बेहतर होगा बच्चों। तो 15 नंबर में इतने ही सबसेक्शंस और स्टोरीज हैं। तो आइए वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका बुक पर आते हैं। देखो बेटा, जो सर सप्लाई है ना, मतलब वो टैक्सेबल है, ये हमको अच्छे से मालूम है। हम शुरुआत से चले गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, बोथ भी हो। फिर हमने डिस्कस किया कि भाई कब गुड्स हैं कब सर्विस है, तो सब चलता रहा। टाइम ऑफ सप्लाई आया, अब वैल्यू ऑफ सप्लाई आया, क्योंकि जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ही तो लगेगा। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बेटा, तो आइए शुरू से चलते हैं। और चैप्टर 5.2 वैल्यू ऑफ सप्लाई हेडिंग है। सर डायग्राम में आप देखिए 15(1) है फर्स्ट पार्ट, 15(2) है सेकेंड पार्ट, 15(3) है थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है वो? तो वो कह रहे हैं कि देखो भैया ऐसा है, अगर अनरिलेटेड पर्सन है, ठीक है, और हमने उसको सप्लाई किया है, दैट इज द जनरल रूल। सर मेन तो यही है, इतना सा जो लिखा मैंने कि वेयर पार्टीज आर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, मतलब और कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो मेरे आपके बीच है सिर्फ वही है। और पार्टीज आर अनरिलेटेड, जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे को रिलेट नहीं करते हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 2 दैट इज इंक्लूजन्स, वो भी मैंने आपसे चर्चा किया। और सबसेक्शन 3 दैट इज एक्सक्लूजन्स। एस मत ही लगाओ, डिस्काउंट ही तो है सर, और कुछ नहीं घटाऊंगा। और क्या घटवा रहे हो? चलो तो देखिए, कहते हैं सीजीएसटी लॉ हैज डिफरेंट प्रोविजंस इन फॉलोइंग सिचुएशंस। तो पहला सिचुएशन है जो हमारा सबसेक्शन 1, 2, 3 में जाएगा, और पार्टी अनरिलेटेड है बेटा, और सप्लाई सिर्फ मॉनेटरी कंसिडरेशन है। देन आपका सबसेक्शन 4 कब लगेगा? सर व्हेन वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन या एज पर सबसेक्शन 1, दैट मीन्स कि पार्टीज आर रिलेटेड, तो रूल्स विल बी डिफरेंट। सर फिर आप 1 में तो बाहर हो गए। अगर रिलेटेड पार्टीज है तो सबसेक्शन 1 की स्कोप खत्म, या फिर कंसिडरेशन इज समथिंग अदर देन दैट मनी वैल्यू विच इज एक्सचेंज्ड, कुछ और भी है, तो इन दैट केस वी शैल गो इनटू रूल्स। फिर हमारी कहानी रूल्स में चली जाएगी। सो दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट, सप्लाईज मेड फॉर नॉन मोनेटरी कंसिडरेशन। सर अगर कंसिडरेशन नॉन मोनेटरी है और पार्ट मोनेटरी पार्ट नॉन मोनेटरी है, या रिलेटेड पर्सन है,
या फिर स्पेसिफिक क्लास है जो सबसेक्शन 5 में उन्होंने अपने पास पार रखी हुई है कि हम नोटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक सर्विसेज को। तो बच्चों सेक्शन 15 का तो फिर उसमें तो लिखा ही नहीं है, फिर हमको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो रूल्स कब लगेंगे बच्चों? सीजीएसटी रूल्स कब लगेंगे? जब नॉन मोनेटरी होगा कंसिडरेशन, या फिर रिलेटेड पार्टी होगी, या फिर जो प्राइस पेड है इज नॉट सोल कंसिडरेशन, मतलब कुछ और भी है। तो इन दैट केस 15(4) या 15(5) में जाओगे। सर 15(1) इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, इज ट्रांजेक्शन वैल्यू, that should be monetary, ठीक है, parties should be unrelated and price should be sole consideration. So where consideration involves something non-monetary, or parties are related, or there is something other than transaction value, other than price, which is part of consideration. सर कंसिडरेशन याद है आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला, वेयर एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है, हैज डन और एब्सटेन, डज और एब्सटेन्स, promises to do or abstain, तो such act, abstinence or promise is called consideration for the promise. हिंदी में consideration can be anything. If you remember that case चिन्नैया रमैया वाला, कि वो पैसे दिए किसी ने, प्रॉपर्टी दी किसी ने, प्रॉमिस किया किसी और ने किसी और के फेवर में, और वो फॉर कंसिडरेशन माना गया, वो विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, दैट इज फॉर कंसिडरेशन। एनीवे, तो कंसिडरेशन देखिए अलग अलग रूप में हो सकता है, कुछ और चीजें हो सकती है। तो आप इसको अगर देखेंगे तो इन केसेस में हम और कहानियां डिस्कस करेंगे। एनीवे, और सर रिलेटेड पर्सन कौन है वो हम लोग वो भी देखेंगे क्या है कैसे है। तो सबसे पहले 15(1), 15(1). सर 15(1) इज लाइक योर मॉनेटरी वैल्यू। 15(1) इज वेरी सिंपल, है ना। और क्या कहता है वो? सर ये जनरल ही तो है, तो ये कहता है कि जो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है, लेकिन दैट शुड बी मॉनेटरी, पार्टी, अरे कितनी बार बोलोगे, अनरिलेटेड और सोल, मतलब और कुछ नहीं है, दैट इज ऑल। तो लिखा है देखिए, मैंने ट्रांजैक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज मेड बिटवीन टू पर्सन हु आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। जो रिलेटेड नहीं है, पर्सन क्या है हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, रिलेटेड क्या है हम आगे बढ़ेंगे। एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, तो बच्चों ट्रांजैक्शन वैल्यू ही वैल्यू ऑफ सप्लाई है, बट दैट विल इंक्लूड प्लस, ये प्लस हो गया, क्या क्या इंक्लूड होगा? तो सर पहले इन्होंने बॉक्स बनाया, बॉक्स में उसी बात को लिखा है, तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, पेज पलटता हूं मैं। फिर आप अगले पेज पे आओ, कहते हैं जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ट्रांजैक्शन वैल्यू है बिटवीन अनरिलेटेड सोल कंसिडरेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू इंक्लूजन्स, आओ बेटा। इंक्लूजन्स में देखिए 5 पॉइंट्स है। सर अभी तो लिखे मैंने, आपने भी नोट किया, यहां नीचे देखिए तो 6 पॉइंट्स हो गए। ऐसा कैसे हो गया? सर लॉ बदल दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। आप चेक करके बताओ 5 का 6 कैसे हुआ? अच्छा, कर लिया चेक, मिल गया 5 का 6 कैसे हुआ? छवि आप बताओगे? ओके, तो इन्होंने क्या करा,
नंबर 1 पे ये लिख दिया और फिर 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया। यही तो है फर्स्ट पॉइंट। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, दैट इज ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू जे रही, उसमें जो जोड़ेगो। तो क्लियर है, आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज। दूसरा सर, दूसरे में उन्होंने कहा है देखिए टैक्स जुड़ेंगे, सो योर ट्रांजेक्शन वैल्यू विल इंक्लूड ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी। जीएसटी नहीं जोड़ेगा। तो मतलब अगर सपोज करो एक बिल बनाया हमने और मान लो हमने, सर बिल ये ऊपर डिटेल विटेल हो गई, ठीक है छोड़ो। क्या बेचे? बेड बेच रहे आज हम सुबह से 10,000, सस्ता वाला है। अब इसके ऊपर मान लो कोई और टैक्स लगा हुआ है, कौन सा लगा दे? लगा तो नहीं है, फिर भी मान लेते हैं चलो कि क्योंकि लकड़ी से बन रहा है तो एक उन्होंने फॉरेस्ट ड्यूटी नाम से लगा, जस्ट इमेजिनरी है, ऐसा कोई टैक्स है नहीं बच्चों। तो इस पे फॉरेस्ट ड्यूटी लगी हुई है बेटा 20%, 2,000। अब जो जीएसटी लगेगा ना भाई, अब मान लो 28% जीएसटी, कितने पे लगाओगे? 12 पे लगाओगे, और जो भी आएगा वो जोड़ लेंगे ना, नो इश्यूज है ना। लेकिन 12,000 पे 28% का है। कोई भी टैक्स अगर है अदर देन जीएसटी वो ऐड होगा। अब अगर लिख देते जीएसटी भी ऐड होगा, तो जीएसटी जोड़ के जो अमाउंट आती उस पे 28 लगता। सर सोचो, अगर मैं यहां पे लिख दूं जीएसटी भी इंक्लूड होगा, तो जीएसटी जोड़ के जो अमाउंट आ रही ना ये वाली, इस पे 28 होगा। यानी ये अगर 100 रुपए है, इट शुड बी 28 एंड इट शुड बी 72। तो वो 28/72 करता मैं यहां पे, द अमाउंट वुड हैव बीन मच हायर। लेकिन ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। एक लॉ में इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने पढ़ा था कि ऑल टैक्सेस इंक्लूडिंग दैट टैक्स ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी, बट क्या पुराने समय की बातें हो गई, लीव दैट। तो जीएसटी ऐड नहीं होगा बेटा, बाकी टैक्स ऐड होंगे। दिस इज आवर बी पॉइंट। अब बी पॉइंट को देखो, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा ऑल टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी। इन्होंने कैसे लिखा उसको? ऑल टैक्सेस को लिखा है टैक्स, ड्यूटी, फीस, सेस, उसके 5-6 नाम लिख डाले। एक्सेप्ट जीएसटी को लिखा है एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। अरे जीएसटी लिख दो ना। तो बेटा एनी टैक्स, ड्यूटी, फी, चार्ज लेवीड अंडर एनी स्टैट्यूट, माने कोई भी टैक्स अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, और बताओ यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन, मतलब जो सेस लग रहा है बच्चों, और आईजीएसटी कहां गया यार? सर ठीक है, मतलब सब कोई जीएसटी नहीं होगा, मतलब और बढ़ो। अगला पॉइंट, सो ये टैक्स वाला हो गया, इंक्लूड होगा। अब देखिए अगला पॉइंट है any amount which supplier is liable to pay but amount is actually paid by recipient and such amount is not included in price. Okay, आपने मेरा बिजली का बिल पे कर दिया, सर आई वाज लाइबल टू पे दैट बट यू पेड दैट, तो क्या है सर? वो फीस ही है, मैंने आपकी फीस में एडजस्ट कर दी। तो वो ऐड होगा जो अमाउंट। तो इन्होंने लिखा है पेमेंट टू थर्ड पार्टी। Sir, this is any amount that supplier is liable to pay but which has been incurred by the recipient, और बताओ, and not already included, include नहीं है। सर नेक्स्ट है इंसिडेंटल एक्सपेंस। सर इसमें क्या चीज इंक्लूड होगी हमारी? इंसिडेंटल में
we will include everything charged by supplier from recipient. सर अभी बेड के हमने 10,000 रुपए लगाए और अब हमने उस पे देखो नौटंकी करना शुरू कर दी। ये तो बेड का बेसिक प्राइस हो गया, उस पे बाद हमने इस पे लगाया फिनिशिंग चार्जेस 5,000, फिर हमने इस पे लगाया बेटा पैकिंग एक्सपेंस 5,000, लेबर एक्सपेंस 2,000। तो सर जितना रेट तय हुआ था ना मेरा आपका बेड का, मैं बिल उतना ही दूंगा, बट उसका वो कर दूंगा बाइफरकेशन। और ये लेबर का, ये पैकिंग का, ये फिनिशिंग का अभी और लगाऊंगा सर। ये कीलें ठोकी हैं बेड में उसके पैसे हैं, ये उसके ऊपर बिडिंग लगाई है उसके पैसे हैं। मतलब ऐसे ऐसे करके, मतलब क्या कर क्या रहे हो सर? ऑल सच एक्टिविटीज वर टू बी डन बाय माय साइड बिफोर सप्लाई। सर ये सब बिफोर सप्लाई हुआ ना, फिनिशिंग, लेबर, ये वो, पैकिंग। तो इसका कोई महत्व तो नहीं है। द लॉ स्टेट्स कि इसका कोई महत्व नहीं, जोड़ के बताओ कितना है। मैं नहीं कह रहा हूं, लॉ कह रहा है कि ये पगलौटी मत काटो, जोड़ लो, जोड़ के बताओ कितना है, टोटल पर जीएसटी चिपकेगा तुम्हारे। ये सब बंद कर दो। हाँ नहीं तो बेटा इंसिडेंटल एक्सपेंस लाइक कमीशन, लाइक पैकिंग, जो कि सप्लायर अपने गरीब रिसिपिएंट से चार्ज कर रहा है बच्चों फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बिफोर डिलीवरी सप्लाई, उससे पहले। ठीक। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट, वो ऐड होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, पहले भी पढ़ा है। और सब्सिडी भी ऐड होती है बच्चों। लेकिन अगर वही सब्सिडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा सारी सब्सिडी जोड़ लो हमें, तो ऑल दैट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। सो एनी क्वेश्चन? बेटा श्रुति आप रो क्यों रहे हो? ये तो आसान है। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 मिल गया? गुड सर। होलसेल प्राइस ऑफ 1 metric ton of cement sold by X Limited in ordinary course is 7,000। तो देखो जब क्वेश्चन में कुछ और है ही नहीं तो मैं क्या जोड़ूंगा क्या घटाऊंगा, यही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। नहीं आगे आगे पढ़ो यार। सर लेकिन उन्होंने एक्स लिमिटेड ने एक अनरिलेटेड कस्टमर को बेचा है 6,700 में, तो अब वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो गई? 6,700। ठीक है। आपका क्या रेट है इज ए डिफरेंट थिंग। आपको क्या लेना है, कितने में एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ। आप कम में बेचोगे तो कम अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, आप ज्यादा में सप्लाई करोगे ज्यादा पे लगेगा, और अगर आप फ्री सप्लाई करोगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि वैल्यू पे लगाना है। लेकिन फ्री मस्ट बी फ्री, खाली दिखाने को फ्री है, एंड वी आर रिकवरिंग द अमाउंट इन अदर मीन्स, तो फिर वो अदर मीन्स तो आपका सबसेक्शन 4 and 5 विल कैच दैट अप, उसमें रूल्स पे जाएगा। ऐसे थोड़ी है। फ्री जो होना चाहिए भाई वो एक्चुअली फ्री होना चाहिए, नो कंसिडरेशन, नो जीएसटी, लेकिन एक्चुअल में नो कंसिडरेशन हो। सर लिखा हुआ है कानून की किताब में, लिखा है कि जो वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है। तो प्राइस ऑफ सीमेंट इज 7,000 बट एक्चुअली वी सोल्ड इट फॉर 6,700, सो टैक्स तो 6,700 पे लगेगा। काय बड़बड़ा रहा, मतलब उसमें है कहा, मतलब वो बेचारा सीधा बैठा। मतलब आइए, प्राइस एक्चुअली पेड, अब क्या करें, अबे तो एक्चुअली पेड ही तो हो गया, इतनी देर से वही तो कर रहे हैं हम लोग।
आपने देखा बच्चों, कह रहा है अंडर सेक्शन 15(1) द ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज एप्लीकेबल बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन प्राइस इज सोल कंसीडरेशन। तो प्राइस सोल कंसीडरेशन एंड रिलेटेड मतलब इतनी बात को बार बार इतनी बार कहेंगे कि आप भूल जाओ। द प्राइस एक्चुअली पेड पेबल फॉर, उसको बॉक्स बना के फिर से लिख दिया। आओ एक बार फिर लिखेंगे, दिस इज द प्राइस फॉर स्पेसिफिक सप्लाई दैट इज बीइंग वैल्यूड, जिस चीज की वैल्यूएशन हो रही है उसकी हमें तुझे पता ही नहीं था। इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑलरेडी पेड, ठीक है, जो पहले पेड कर दिया टैक्स के रूप में वो इंक्लूड होगा, नॉट येट पेड भी इंक्लूड होगा, पेबल भी इंक्लूड होगा। अरे मतलब कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको कोई गुड सर्विस का सप्लाई किया, आपने पहले सप्लाई से पहले पैसे दे दिए, वो इंक्लूड होगा, सप्लाई के टाइम पे दिए वो इंक्लूड होगा, बाद में दिए भाई वो भी। अरे प्राइस विल इंक्लूड एवरीथिंग ना, होता है ना, कभी एडवांस, कभी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, कभी सब्सिक्वेंटली। क्या सर, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 7,000, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 7,000 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही तो ट्रांजेक्शन वैल्यू है। 700 रुपया उनने पहले दिया, 6,330 दिन के बाद दिया। अरे तो लल्ला बेटा 7,000 रुपये टैक्स पड़ेगा, कब पड़ेगा, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई के रूल पढ़ो। और क्योंकि गुड्स का मसला लग रहा है, सीमेंट है, तो बच्चों इनवाइस का डेट या इनवाइस ऑट टू हैव बीन इशूड, और पेमेंट तो डेफर्ड है गुड्स में, तो इनवाइस या ऑट टू हैव बीन इशूड, बस। बाकी फिर वो कोई ड्रामेबाजी है तो वो चीज है। सर आगे बढ़ू, अब देखिए कह रहे टैक्स इंक्लूड होगा, तो भाई साहब टैक्स इंक्लूड तो करेंगे पर जीएसटी नहीं करेंगे, तो लिख रहे जीएसटी एंड जीएसटी सेस वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन अदर टैक्स विल बी पार्ट ऑफ सप्लाई इफ सेपरेटली बिल्ड। अभी जैसे बिलिंग किया ना मैंने, 10,000 का बेड, 2,000 का फॉरेस्ट ड्यूटी, तो वो इंक्लूड होगा, 12,000 पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है और उसको सेपरेटली चार्ज कर रहा है, तो बेटा सब जोड़ लूंगा मैं, सारे टैक्स जोड़ लूंगा जीएसटी छोड़ के, अगर चार्ज करोगे तो। और अगर चार्ज नहीं कर रहा है तो नहीं जोड़ेंगे, प्राइस में इंक्लूड है, सब तो इंक्लूड है ही, फिर तो जुड़ा हुआ है। सर उसमें लिखा है इंक्लूड समथिंग एंड दैट इज सपोज ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो क्या करोगे? सर वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स टैक्स, और सपोज एक वैल्यू आपको दी हुई है इंक्लूडिंग टैक्स, तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करेंगे, जो है सो है, उस पर टका देंगे, जीएसटी उठा दें। अरे कोई चीज इंक्लूड होनी थी, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मेरे करने के लिए बचा गया। मैं अगर जोड़ दूंगा तो भाई डबल इंक्लूड हो गई, ये थोड़ी लिखा 2 बार जोड़ेगा। और मैं अगर घटा दूंगा तो लॉ की स्पिरिट के अगेंस्ट हो गया, वो कह रहे इंक्लूड्स, मैंने कर दिया एक्सक्लूड्स। नहीं, चलो सर आगे बढ़ो, कहां गया? तो बेटा म्युनिसिपल टैक्स हो गया, जे हो गया, वो हो गया। नहीं यार, सी पॉइंट पढ़ोगे, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी वाला पॉइंट ही है। इसमें क्या है, सप्लायर को पैसे देने हैं, लेकिन रिसिपिएंट वो पेमेंट कर रहा है, और इंक्लूड नहीं है वो अमाउंट प्राइस में। इंक्लूड है तब तो देखो ऑलरेडी है ना सर, यहां पर दैट कैन बी रिलेटेड टू दैट सप्लाई एंड दैट कैन बी अनरिलेटेड टू दैट सप्लाई। ठीक है, मैंने आपसे बिजली का बिल पे करा दिया, अब छोड़ो, आप ऐसा करो, ठीक है, नहीं मतलब लाइक मतलब मेरे बच्चों की स्कूल फीस जमा कर दो, मतलब मान लो तो वो भी देखो पार्ट ऑफ सप्लाई है, वो भी कंसीडरेशन है। क्या कह रहे हो तुम? वो कह रहे हैं सर हम आपका मूवी का टिकट बुक करा दे। अरे नहीं, टाइम नहीं है बेटा, पढ़ाई करनी है। अब मूवी वूवी सब एग्जाम बाद, एग्जाम कब है आप लोगों के? डेट शीट आ गई, एग्जाम फॉर्म भर दिया, सब पास, रोल नंबर आ गया, पेपर दे आए, पास हो गए। ये सब अलग अलग स्टेज के क्वेश्चंस हैं, समय से पहले पूछ लिए तो आप हंस रहे हो।
समय आएगा सारे प्रश्नों का पूछूंगा, और फिर कभी आप हंसोगे, कभी किसी और को मौका नहीं, मैं क्यों हंसूंगा बेटा। आओ सर, तो देखो टैक्स अदर देन जीएसटी, ये तो हो गया ना, सप्लाई ये थर्ड पार्टी है, तो लिखा है सप्लायर में नीड टू इनकर वेरियस एक्सपेंस टू मेक ए सप्लाई, तो ही वुड पे दीज अमाउंट्स, वो उसको पे करना है। हाउएवर इवन इफ कस्टमर मेक डायरेक्ट पेमेंट, अगर कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट कर दे और सप्लायर उसको बिल में इंक्लूड नहीं करे, तो ये भी वैल्यू का पार्ट है सर, ये भी वैल्यू का पार्ट है। आप देखिए एग्जांपल, ग्रैंड बिज कॉन्ट्रैक्ट्स विद ए कंपनी टू कंडक्ट ए डीलर्स मीट। कंपनी कस्टमर है, ग्रैंड बिज जो है वो शायद कोई होटल वगैरह है या कुछ वो ऐसा ही सर्विस दे रहा है, डीलर्स मीट करवाएगा, मतलब एक मीटिंग होस्ट कर रहा है। नाउ ग्रैंड बिज कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर टू डिलीवर गुड्स और सर्विस, ग्रैंड बिज ने दूसरे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई खाना दे देना, पानी दे देना और सॉफ्ट ड्रिंक दे देना, ऑडियो दे देना, जे तो वो सब मंगाया उसने अलग अलग, वो इवेंट मैनेज कर रहा है। ठीक है सर, मेरा एक इवेंट है, एक इवेंट मैनेजर है, ठीक है, एक कंपनी क्लाइंट ये रहा, सप्लायर ये रहा। अब इस इवेंट में देखो खाना है, पानी है, प्रोजेक्टर है, ऑडियो है, जे है, वो है। अब ये सब इसकी जिम्मेदारी है ना, मेरे इससे ये तय हुआ है कि भाई इतने लोग आएंगे एंड आई विल पे यू दिस मच एंड वॉट एवर आई नीड, वो रही लिस्ट है। अब इसने 10 लोगों से और बात करी, किसी से फूल मंगाए, किसी से पानी मंगाया, फूल मतलब सर जो हमारे गेस्ट आएंगे हम उन्हें बुके वगैरह देके ना उनका वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्वागत। हाँ, क्योंकि नहीं करोगे तो वो कहेंगे स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो करना पड़ती है। तो फूल मंगा लिए, पानी मंगा लिया, खाना मंगा लिया, बेटा प्रोजेक्टर लगवा लिया, ऑडियो सिस्टम लगवा लिया, तो यार ये तो ये जानेगा ना, मैंने इसको 1 लाख रुपया देना है, आगे किसको कैसे करना है तू जान। अब क्या होया, क्या होया सर, इसने ना मेरे से डायरेक्टली इसको पैसे दिलवा दिए, कह रहा सर फूल वाले को 5,000 दे दो, सर खाने वाले को 20,000 दे दो, सर पानी वाले को 2,000 दे दो। मैं भी देता गया और इसके रह गए 1 लाख में से मात्र 22,000, इनने सब अलग अलग दिलवा दिए और अब इनने मेरे को इतनी अमाउंट का बिल दिया, 22,000 मैंने उसको दे दिया, मेरी तो 1 लाख तय हुई थी। तो जीएसटी कितने पे लगेगा, सब इंक्लूड होगा ना, क्योंकि ये सब तो पेमेंट सप्लायर ने करना था, रिसिपिएंट से करवा रहे हो और बिल की अमाउंट में ये सब जुड़ा हुआ नहीं है। सो ऑल दिस विल बी एडेड। सर ये पेमेंट टू थर्ड पार्टी, लाइनें 5 हो गई यार, बट थर्ड पार्टी है, ये दोनों तो बॉर्डर है, बीच में 3 है, मजाक मत करो बच्चों। सप्लायर में नीड टू इनकर वेरियस एक्सपेंस, कह रहे सप्लायर को 100 तरीके के खर्चे करने पड़ते हैं और ही वुड पे दीज अमाउंट्स, वो पे करेगा, चिल्ला क्यों रहे हो, दे वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू। हाउएवर इवन इफ कस्टमर मेक डायरेक्ट पेमेंट ऑफ सम लायबिलिटीज टू थर्ड पार्टीज, अगर कस्टमर डायरेक्टली पानी वाले को, प्रोजेक्टर वाले को इसको पैसे दे रहे हैं ना, तो क्या करते हो बेटा, उसको भी इंक्लूड करते हो। नीचे बॉक्स देखा आपने कि वो डीलर्स मीट थी और बच्चों वेंडर थे, वेंडर पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑडियो और प्रोजेक्ट, सर ये मतलब ऐसे कह सकते हैं फलाना टीम का सप्लाई कर रहे हैं, और ग्रैंड विज इज लाइबल, तो ग्रैंड विज ने पैसे देने हैं इवेंट मैनेजर ने, लेकिन बच्चों एबीसी ने डायरेक्टली पे कर दिया, तो वो कह रहे जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो, जोड़ लिए, आगे बढ़ो। इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या होते हैं, अरे बेटा इंसिडेंटल ही बताया ना, बिल का ब्रेकअप, जे क्या है सर, जे है पेमेंट टू थर्ड पार्टी, और बेटा जे क्या है, ब्रेकअप, ठीक है। अब सवाल उठता है ब्रेकअप क्या होता है,
तो इस पे शर्मा जी कुछ ज्ञान देंगे। शर्मा जी, व्हाट इज ब्रेकअप? राइट। तो ब्रेकअप हेयर मीन्स कि जो अमाउंट चार्ज हम कर रहे हैं हमने उसका बाइफरकेशन कर दिया कि ये पैसा इस हेड का, ये इस हेड का, ये इस हेड का। मतलब आपने एक शर्ट खरीदी से 1000 रुपए की, अब उसने शर्ट का बिल तो दिया 400 रुपए का। सर बिल में ऐसे लेकर आई शर्ट 400 रुपए, स्टिचिंग चार्जेस 400 रुपए, बटन एक्सपेंस, मतलब हद हो गई। 200 रुपए के बटन के पैसे ले लिए और कहते हैं लाओ यू पे 1000। सर अभी बटन है और थ्रेड है और 2-3 चीजें और होती है, मतलब दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। तो ऑल दिस इज इंसिडेंटल एक्सपेंस इनकर्ड बाय सप्लायर, ठीक है। एंड देखिए दिस मस्ट हैव बीन डन बिफोर सप्लाई, सप्लाई से पहले होना चाहिए। तो शर्ट सिलोगे भी पहले, बटन भी पहले लगाओगे एंड सो ऑन। सर बटन हो सकते हैं बड़े स्पेसिफिक डिजाइन्स वाले हो, महंगे वाले हो, कुछ अलग ही चीज दिख रही हो, उसमें लाइट जलती हो, ठीक है। नहीं आप सोचो बटन, मतलब अब उसमें लाइट जल रही है, ब्लिंक कर रहा है वो, उसमें जीपीएस भी लगा हुआ है, आप ढूंढ सकते हो ये बंदा कहाँ गया। हाँ बताओ, कैमरा भी लगा दें उसमें, बटन में कैमरा, कुछ ज्यादा हो गई भाई साहब। एनीवे इंसिडेंटल एक्सपेंस लाइक कमीशन, कमीशन भी जोड़ेगा, पैकिंग भी जोड़ेगा, और बेटा एनीथिंग एल्स वो भी जोड़ेगा, एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी वो भी जुड़ेगा। तो देखो टेबल में कहाँ से कमीशन है, पैकिंग है, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन, कुछ भी नाम हो सकता है बच्चों, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग वगैरह वगैरह। तो एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10, 11, सिर्फ आई एम स्कीपिंग दिस, बहुत आसान है। नेक्स्ट है ब्याज, ब्याज इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट। सर इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा और इंक्लूड होगा। एंड इसका टाइम ऑफ सप्लाई आपको याद होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है, आप बताओ प्रेरित क्या होता है वो? वेरी गुड। तो पूछ रहे हो, बता रहे हो। तो जो डेट ऑफ पेमेंट यानी दिस इज टैक्सेबल ऑन पेमेंट बेसिस। सर अगला है सब्सिडरी, एफ पॉइंट देखिए, सब्सिडी होता है, सब्सिडी, तो ये भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। और सब्सिडी इज सम ऑफ मनी गिवन प्राइस कमोडिटी लो, लेकिन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक नोटबुक 50 रुपए की है बच्चों, और गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम बेच रहे हैं तो हम उसमें 30 रुपए में दे रहे हैं, और स्टूडेंट्स 20 रुपए ओनली देते हैं। सर फिर से पढ़ता हूं मैं, ए कंपनी यूजेस CSR फंड टू पे सेलर 30 रुपीज। ओके, कंपनी 30 रुपए दे रही है, कंपनी को अपना CSR करना है सेक्शन 135, और कंपनी 30 रुपए सेलर को दे रही है कि भाई 30 रुपए तू मुझसे ले और बच्चों को नोटबुक 20 में दो। अब सेलर ने देखो 20 रुपए तो बच्चों से चार्ज करे और 30 रुपया उसको कंपनी से मिला, तो उसका कंसिडरेशन 50 है और जीएसटी 50 पे लगेगा। सर ये कंपनी पे कर रही है ना, और यही अमाउंट अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए मैं आपको दो चीजें बताता हूं। सर आप मुझे ये बताओ कि हमारा देश आजाद कब हुआ? When did our country get independence? तो देखिए अभी 2014 से पहले एलपीजी सिलेंडर पे क्या होता था, जीएसटी नहीं था, एक सेकंड मान लो था, और
एक कंपनी है, लेट अस से आईओसी, गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट आईओसी को सब्सिडी देती थी पर सिलेंडर, लेट अस से 400 रुपए, और आईओसी कस्टमर से चार्ज करता था लेट अस से 400। ठीक है सर, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी थी, तब भी थी और अब भी है। कितनी आ रही है? 18 रुपए पर सिलेंडर की बड़ी रकम मिल रही है। एवरीवन नोज दैट। कोई नहीं सर, पहले बहुत थी और कंपनी को डायरेक्टली पे करते थे। ठीक है, अब अगर उस जमाने में मैं जीएसटी लगा दूं तो आईओसी को कितने पैसे मिले? 800। भाई 400 कस्टमर ने दिए, 400 गवर्नमेंट ने दिया, आईओसी गॉट 800। सो कंसिडरेशन इज 800, बट बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी इज नॉट टैक्सेबल, तो जीएसटी इस पर लगेगा 5% का रेट मानते हुए 20 रुपए। रेट आज भी 5 है, उस समय नहीं था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद बच्चों क्या हुआ? देश आजाद हो गया और स्कीम का नाम कर दिया डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एलपीजी, आईओसी, कस्टमर और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, चेंज हुआ। अब वो कहते हैं कि देख तू पूरा पैसे दे। ठीक है, आज कितने का है? 1200 का है लगभग, और हम तुझे सब्सिडी हम देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा तेरे अकाउंट में। दैट दे चेंज द स्कीम, दे चेंज द मॉडल बच्चों आफ्टर जो भी है। अब देखो क्या होगा सर, शुरुआत में सब्सिडी आ रही थी लोगों की 400 रुपए, फिर 300 हुई, फिर 250 हुई, फिर 200 हुई, अभी 18 रुपए आ रहे हैं, सबको पता है। वो एक अलग स्कीम है, हम उस बात को इग्नोर मार दें और हम बेटा 600 रुपए मान लें। हाँ मान लो। नाउ जीएसटी इस पे लगेगा, क्योंकि अब तो सब्सिडी उधर अलग हो गई। कस्टमर, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है, इसमें सब्सिडी जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, तो बेटा क्या होगा? 1200 पे 5%, 60 रुपए पूरी अमाउंट पे ले लिया। पहले कम पे लग रहा था, मान लो था, अब पूरे पे लग रहा है। और बच्चों इसका क्या होगा? इसका कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, नो ट्रीटमेंट। तो पहले तो इस पे जीएसटी देखो एक इम्पैक्ट ही आया इस स्कीम को करने से, कि पहले कम अमाउंट पे जीएसटी चार्ज हो पा रहा था, नाउ वी आर एबल टू चार्ज जीएसटी ऑन फुल अमाउंट, एक इम्पैक्ट। दूसरा, धीरे धीरे वो बेनिफिट कम करते हैं, देंगे ही नहीं तेरे को। एनीवे, एक रेलिवेंट क्वेश्चन यहाँ राइज होता है सर, व्हाट विल हैपन टू दिस अमाउंट अंडर इनकम टैक्स, whether it will constitute an income of the SSC. My question is income tax, income from other source. So सुंदरम भैया मना कर रहे, क्यों मना कर रहे बच्चा जी? इनकम थोड़ी ही है, फिर क्या है? ओके, तो सर एग्जाम्पशन है, ये इनकम का पार्ट नहीं है, भूल जाओ, इट्स नॉट गोइंग टू बी टैक्स्ड। अदरवाइज तो उस पर 30% और ले लिया अल्लाह, तो वहां छोड़ रखा है, एनीवे। तो देखा आपने, ये स्कीम्स चेंज करके, और मतलब गवर्नमेंट हैज गॉट इंटेलिजेंस, होशियार हो गई हैं सरकारें, और दुनिया भर में हुई है, पहले नहीं थी इतनी होशियार है, लेकिन नाउ दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ओके, चलो, तो बच्चों क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा? अगला पार्ट है डिस्काउंट, और वो एक्सक्लूड होगी, और मैं सोचता हूं कि अब आपको इस पे चर्चा
कर ही लूं या कल करूं? चलो तो कल आगे बढ़ाते हैं, और काफी हो गया है, फिलहाल इतना ही रोकते हैं। धन्यवाद। अरे रुक जाओ भाई, ये रुक क्यों गया? इसको क्या हो